बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सपोजर इन शेयर्स, टीएफसीज एंड स्कूक्स। आज हम पॉइंट नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स विच फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स as laid down in the annexure 3 shall be considered as a part of investment in equities। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड में प्रेफरेंस होती है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता कोई भी, और जब भी कंपनी लिक्विडेट करती है तो सबसे पहले जो राइट होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड की सूरत में या दिया जाता है। ठीक है, विच मीन्स दे हैव अ प्रेफरेंस ओवर कॉमन शेयर होल्डर्स। अच्छा, अनेक्शर 3 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। अगर तो ये प्रेफरेंस शेयर्स में मौजूद हों तो उनको भी हम इसी R6 के अंदर डील करेंगे। तो अगर इनमें से, इन 5 पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट मिस हो तो हम जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको इस R6 के अकॉर्डिंगली डील नहीं करेंगे, देन हम उनको R1 के अकॉर्डिंगली डील करेंगे। तो R1 क्या था? R1 ये था कि 20% ऑफ द इक्विटी और कंपनी को सिक्योरिटी देना पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अनेक्शर 3 हमें क्या कहता है? रिडेम्पशन ऑफ द सच प्रेफरेंस शेयर्स इज एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर। यानी रिडेम्पशन का मीनिंग होता है पे बैक, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को जो पे बैक करना है वो इशूअर के हैंड में हो। यानी जब भी जिस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं, अगर तो वो चाहे तो वो शेयर को वापस ले ले और लोगों को जिन्होंने वो शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पैसे दे दे। ठीक है, ना कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है वो खुद आकर कंपनी के ऊपर प्रेशराइज करे कि हमारी जो पेमेंट है वो हमें दी जाए, हमसे शेयर जो है वो वापस ले लिए जाएं। ठीक है। In the case of issuer has an option to redeem the preference shares as per agreed condition. The redemption will be made through the sinking funds created out of the profits of the company। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सिंकिंग फंड्स क्रिएटेड। सिंकिंग फंड्स क्रिएटेड का मतलब है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में से एवरी ईयर स्मॉल पोर्शन साइड पे करी जाए और एट द एंड आप उसी में से वो जो कलेक्टिव अमाउंट है उसी में से पे बैक कर दिए जाएँ शेयर्स के अगेंस्ट। ठीक है, यानी क्या कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई 1 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो कंपनी हर साल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से 1 लाख रुपीज़ को निकाली जाए, साइड पे रखी जाए। ठीक है, और एट द एंड वो जो 10 लाख 1 मिलियन के इक्विवेलेंट जो अमाउंट बनेगी उससे एट द एंड ऑफ 10th ईयर जो कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच शेयर्स डज नॉट गिव राइज टू द कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन द part of the issuer deliver another financial assets or exchange another financial instruments under conditions that are or can be potentially unfavorable to the issuer. However, an option to convert the preference shares into the common shares can be the feature of the preference shares। अच्छा, जो पॉइंट सी है ना उसकी समरी ये है कि अगर तो जिस कंपनी ने प्रेफर्ड शेयर्स इशू किए हुए हैं वो कोई एसेट्स वगैरह सेल करके ना रीपेमेंट करे या कोई इस तरह की दूसरी कोई और फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको सेल आउट करके जो रीपेमेंट ना हो। ठीक है, यानी पेमेंट हो सिंकिंग फंड्स के थ्रू, और कोई इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो जो जिन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं वो ये ना कहें कि हमारी पेमेंट आप हमें आज ही दो, बेशक आप अपने मशीन्स वगैरह सेल करो, एसी वगैरह सेल करो और अनदर एसेट्स को सेल आउट करके हमारी रीपेमेंट करो। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सच एज कंपील द इशूअर इकोनॉमिकली and financially or otherwise to redeem the shares। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं कि जो प्रेफर्ड शेयर्स का जो होल्डर है वो ना ही इकोनॉमिकली कंपनी को
कंपील करेगा और ना ही फाइनेंशियली कंपील करेगा। यहाँ पर मैं आपको इन दोनों की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी ने आज प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं, ठीक है, और उसने कुछ प्रेफर्ड शेयर्स भी इशू किए हुए हैं और कंपनी चाह रही है कि वो एक्सपैंड करे और ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट करे, लेकिन प्रेफर्ड शेयर्स जो हैं वो इकोनॉमिकली कंपील इस तरह से कर रहे हैं कि वो कंपनी को कह रहे हैं आप आज ही हमें पहले हमारे पैसे वापस करें, हमारी रीपेमेंट करें, देन उसके बाद अगर आपने जो कुछ करना है वो आप देन करें। तो ये इकोनॉमिकली कंपील कर रहे हैं, यानी कि प्रेशराइज्ड कर रहे हैं कि हमारी रीपेमेंट आज ही कर दी जाए। और फाइनेंशियली कंपील क्या है? फाइनेंशियली कंपील ये है कि अगर कंपनी ने प्रेफर्ड शेयर 10% पे इशू किए हुए हैं और बैंक से कंपनी ने लोन लिया हुआ है 20% पे, तो कंपनी पहले चाहेगी कि वो लोन की रीपेमेंट कर दे क्योंकि वो ज़्यादा फाइनेंशियली कॉस्ट कर रहा है कंपनी को। तो अगर प्रेफर्ड शेयर इस सेंस में कंपनी के ऊपर प्रेशराइज्ड करें कि आप पहले हमारी रीपेमेंट करें जो कि 10% पे है और कंपनी 20% को रीपे करना चाहे, तो ये फाइनेंशियली कंपील कर रहे हैं। तो यानी ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं वो ना तो जिस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको इकोनॉमिकली कंपील करें और ना ही फाइनेंशियली कंपील करें कि आप हमारे जो शेयर्स हैं उसकी अमाउंट आप हमें वापस कर दें और हमसे शेयर ले लें, ठीक है। पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड to the holder of preferred shares whether the cumulative or non-cumulative is at the discretion of the issuer। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं उनकी टू डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, एक कॉमुलेटिव है और एक नॉन कॉमुलेटिव है। कॉमुलेटिव क्या होते हैं? कॉमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स वो होते हैं कि जब फॉर एग्जांपल इन केस अगर एक साल के एंड पे कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर सकी तो वो नेक्स्ट ईयर में एड अप होता जाता है। और नॉन कॉमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स वो हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी एक साल के एंड पर प्रेफर्ड शेयर्स का डिविडेंड नहीं पे कर सकी तो वो नेक्स्ट ईयर में एड अप नहीं होगा। तो यानी पॉइंट नंबर ई की जो समरी वो ये है कि वेदर इट इज़ अ कॉमुलेटिव और नॉन कॉमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर, जो भी केस है, जो डिविडेंड है वो कंपनी अगर चाहे तो दे और अगर ना चाहे तो ना दे, ठीक है। इन 5 पॉइंट्स को जल्दी से सम अप कर लेते हैं कि जो सॉरी अच्छा, जो शेयर्स इशू किए हुए हैं उनकी रिडेम्पशन जो है वो इशूअर के हैंड में होगी, यानी कंपनी जिसने इशू किए हुए हैं, और जो रीपेमेंट ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स है वो थ्रू सिंकिंग फंड्स के थ्रू होगी। नेक्स्ट है कि जो कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स या कोई अदर एसेट्स को सेल आउट करके प्रेफर्ड शेयर्स की रीपेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर डी है कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कंपील नहीं करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज़ इन द हैंड ऑफ कंपनी, या अगर कंपनी चाहे तो वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड दे और अगर ना चाहे तो ना दे, ठीक है। अच्छा, कोरेस्पॉन्डिंगली एनी इन्वेस्टमेंट इन प्रेफर्ड शेयर्स दैट डू नॉट conform to these conditions shall not be included in the limit of prescribed under this regulation। अच्छा, अगर तो प्रेफर्ड शेयर्स में कोई एक भी पॉइंट मिस है तो वो R6 में डील नहीं होगा। हाउ एवर सच इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो will be considered as the part of maximum exposure limit as prescribed under regulation R1, ठीक है। यानी अगर तो वो प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर कोई एक भी पॉइंट इंक्लूड है, जिस तरह एसेट्स सेल करके वो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, या जो कॉमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स हैं उनको डिविडेंड जो देना है वो कंपनी ने लाजमी देना है, और जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कंपील कर रहे हैं, कोई एक भी पॉइंट होगा तो वो अंडर रेगुलेशन R1 के डील होगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग बैंक्स DFI's exposure investment will be valued at the cost of acquisition unless mentioned otherwise। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये बहुत से लोगों का जो जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर तो एक साल डिविडेंड शेयर्स की वैल्यू कुछ हो रहा है, नेक्स्ट ईयर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर तो शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिस टाइम पे कंपनी उनको एक्वायर करेगी तो उस टाइम पे R6 मस्ट भी फुलफ़िल होना चाहिए, ठीक है।
यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे जो है वो ये लिमिट अप्लाई होगी। वाइल कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट द परमानेंट इम्पेयरमेंट बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमें डिस्कस किया है कि अगर तो शेयर्स की वैल्यू में कोई कमी हो जाती है तो कंपनी नहीं तो बैंक उसको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेगा बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एज इंस्ट्रक्टेड वाइड BSG सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर आप देख लें अगर आपने देखना है तो, अदरवाइज इसकी कोई इतनी है नहीं। मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जो लॉस हुआ है आप उसको बैलेंस शीट में से लेस करेंगे अपनी मैक्सिमम लिमिट में से, तो वो आप दोबारा किसी और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जब बैंक ने एक्वायर किए तब वो ₹20 थी। ठीक है, 2 साल के बाद उस शेयर की वैल्यू 20 से कम होकर ₹10 पे आ गई। अब बैंक क्या करेगा, बैंक उसको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेगा और उसके अगेंस्ट जो 2.5% 5% टोटल एक पेड अप कैपिटल का जो बैंक ने एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसके 2.5% का क्वेश्चन अराइज हो गया। अब या तो बैंक वो उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है या वो किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की समरी करें तो पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि अगर तो बैंक जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के वक्त ये 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड 30% ऑफ द इक्विटी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको फॉलो करेगा। उसके बाद मार्केट वैल्यू या कोई भी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के वक्त मस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। सेकंड ये कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेगी कंपनी और उसके अगेंस्ट वो दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, सेम कंपनी में भी कर सकती है और किसी और कंपनी में करना चाहे तो उसमें भी कर सकती है। पॉइंट नंबर 5 है फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स, TFCs एंड सुकूक्स। फाइनेंसिंग अगेंस्ट, जब कोई कंपनी कर्जा लेने आए तो बैंक किन शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 हमें इस बारे में गाइड करता है। ठीक है, बैंक्स DFI शाल नॉट, बैंक्स DFI जो हैं वो नहीं ले सकते टेक एक्सपोजर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स TFC स्कूक्स इशूड बाय देम। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले आपको एक बात क्लियर करूँ शेयर्स का। जैसे आपको पता है शेयर्स इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स ये इक्विटी है, TFCs ये लोन है। ठीक है, ये इक्विटी नहीं है। स्कूक भी एक इन्वेस्टमेंट ये भी एक लोन है। ठीक है, बैंक अपने ही इशू करदा शेयर्स TFCs और स्कूक के अगेंस्ट एक्सपोजर नहीं ले सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड अनसिक्योर्ड क्रेडिट टू फाइनेंस सब्सक्रिप्शन टुवर्ड द फ्लोटेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल एंड इशू ऑफ द TFC स्कूक्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स TFCs एंड स्कूक्स। यानी क्या कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू करती है ऑर्डिनरी शेयर्स TFCs और स्कूक्स, उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकता। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्यों, ये स्टेट बैंक ने क्यों ये रेगुलेशन में ये पॉइंट दिया, क्योंकि जब मार्केट के अंदर शेयर्स इनिशियल IPO के थ्रू मार्केट के अंदर शेयर्स जो हैं वो सेल आउट किए जाते हैं, तो अगर तो शेयर बहुत ज़्यादा वैल्यू अमाउंट में डिमांड में हो तो उस शेयर की जो है वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक आर्टिफिशियल टाइप है कि कोई बंदा लोन ले रहा है, अनसिक्योर्ड बैंक से लोन ले रहा है और उसकी वजह से वो जो है शेयर्स की सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं और मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो मिसमैच हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ये पॉइंट आया। ठीक है, टेक एक्सपोजर अगेंस्ट नॉन लिस्टेड TFC शेयर्स कंपनीज नॉन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो अनलिस्टेड है ये जैसा कि हमने R1 में पढ़ा कि उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी जो है वो एक्सपोजर नहीं ले सकती। नेक्स्ट पॉइंट है टेक एक्सपोजर ऑन एनी परसेंट अगेंस्ट द शेयर्स TFCs स्कूक्स इशूड बाय द पर्सन और इट्स ग्रुप कंपनीज। ठीक है, यानी कि कोई भी एक पर्सन उसकी अपनी कंपनी के या उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट हम उसी को ही फाइनेंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मियां मंशा ने
अपने ही मियां मंशा ने एमसीबी के शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, वो अपने ही उन शेयर्स के अगेंस्ट कर्जा नहीं ले सकता बैंक से, ठीक है। टेक एक्सपोजर अगेंस्ट द स्पॉन्सर डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक्स डीएफआईज, यानी स्पॉन्सर डायरेक्टर्स वो होते हैं जो 5% शेयर्स होल्ड करते हैं बैंक के। तो स्पॉन्सर डायरेक्टर जो हैं वो अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट कर्जा नहीं ले सकते बैंक से। टेक एक्सपोजर ऑन एनी वन against the shares of companies, banks and DFIs in excess of 5% of paid up capital of the shares issuing by the banks DFI, यानी जो मेजर शेयर होल्डर हैं जिसमें वो एक इंडिविजुअल के नाम पर भी हो सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स के नाम पर भी हो सकते हैं, या कोलेक्टिवली जो हैं वो अपने मेजर शेयर होल्डर अपने अपने ही सब्सक्रिप्शन वाले शेयर्स के अगेंस्ट कर्जा नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये देखें पॉइंट नंबर ई और एफ, ये जो है ये क्यों आया? जब मालिक अपने ही शेयर्स कब सेल आउट करेंगे? जब कंपनी जो है वो बहरान में हो या वो नेगेटिव प्रॉफिट्स जनरेट कर रही हो। दैट्स वाई ये दो पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए। Take exposure against the shares TFCs of listed companies that are not the member of सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम ये है जिसमें डिजिटल फॉर्म में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अच्छा, दोस्त कंपनी जो CDS के मेंबर नहीं है उनकी कंपनी उन कंपनीज के शेयर भी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर नहीं लिए जा सकते। टेक एक्सपोजर अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड एंड नॉन लिस्टेड TFC, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टेक एक्सपोजर अगेंस्ट द शेयर्स अनलेस द बेनिफिशियरी ऑफ द facility is absolute owner of the shares, so the pledge or has the necessary mandate to pledge the shares of the third party as security for availing the financing फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक्स DFI, यानी कि अगर कोई एक पर्सन जिसके अपने नाम पर शेयर्स नहीं है वो किसी और के नाम पर है, तो वो उन शेयर्स के अगेंस्ट उस वक्त तक कर्जा नहीं ले सकता जब तक कि वो एब्सोल्यूट ओनर ना हो, या वो जिस तरह हमने पढ़ा था परफेक्ट लियन के अगेंस्ट वो बैंक के ऊपर परफेक्ट लियन मार्क ना करवा दे कि अगर तो कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक वो सिक्योरिटी को सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर लेगी। आई होप सो आपको ये R6 समझ आई हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।